अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 94 कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जी कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है हम इसको पढ़ेंगे कि हम अपनी सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर को या कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ये हमारे पास प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो है यानी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज उसका जो है तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है यानी बेसिक एंटिटी है उसकी। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जितने भी हमारे पास होते हैं ये प्रोग्राम में मतलब तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो उसका फ्लो होता है उसको चेंज करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने एक प्रोग्राम में किसी फ़्लो को या किसी एक जो बिल्कुल सही से एक प्रोग्राम चल रहे उसमें हम उसकी कंडीशंस लगाए या हम उसके फ़्लो को तब्दील करें। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो हमें अपने लाइफ में डिसीजन लेने की मतलब कब ज़रूरत पड़ती है, क्या ऐसे मौके आते हैं जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने कंप्यूटर साइंस लेना है या आपने बायोलॉजी लेनी है या आपने मेडिकल चूज़ करना है या आपने इंजीनियरिंग चूज़ करनी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस जब आते हैं तो तब आप डिसीजंस लेते हैं, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन है या आपके पास कोई है एक चॉइस है, तो इसी वजह से आप इसमें डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, आपके पास कंट्रोल है कि आप अपना कौन सा फैसला कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते। तो ये आप पे होता है। अगर आपके पास जब भी कभी गुंजाइश होती है तो तब आप फैसला करते हो, कोई डिसीजन लेते हो। तो सी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि कब कब हमें जो है तो फैसले करने का मौका मिलता है और कब कब हमारे पास गुंजाइश होती है। तो फर्स्ट आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है ये हमारे पास ऐसे सेक्शंस या ब्लॉक्स होते हैं जिनमें कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है, यानी हमारे पास कोई उसमें है हिदायत गिवन होगी और उनमें से हम जो है तो फिर क्या करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज जब आपका कोड एक हिस्सा से मसरूफ होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि आपका एक कोड चल रहा है तो दूसरा नहीं चलेगा। जब आप उसमें फैसला करते हो, डिसीजन लेते हो, तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है तो वो स्टार्ट हो जाता है और दूसरे वाला पॉज हो जाता है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज मार्क्स जो है तो वो 100 है तो उसका A+ ग्रेड है, और अगर मार्क्स हमारे पास लेस देन 90 है तो वो A या B ग्रेड है। तो इस तरह हमारा एक कोड चलता है और दूसरे वाला कोड पास होता है, वो नहीं चलता। ठीक है, तो हमारे पास हम इसमें ये अपने सामने डिसीजन रखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है कोड का चलना है और कौन सा नहीं चलना। चलना मतलब एग्जीक्यूट होना है और कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होना है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होती है कि इसमें हमारे पास सोर्स कोड होता है, हमने कोड लिखा होता है और उन कोड के बिना पे हम पता चलता है हमें कि हमें अभी कौन सा डिसीजन लेना है या कंप्यूटर ने कौन सा डिसीजन लेना है आगे। ठीक है, इसी तरह इसमें ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिनमें हम जो है तो मतलब कंट्रोल करते हैं अपने प्रोग्राम को और तरतीब देते हैं, तो इसीलिए इसको कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब जो है तो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जो है फर्दर हमारे पास दो टाइप्स है। ठीक है, एक है कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, दूसरा जो है हमारे पास रिपीटिशन या लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको हम इंशाल्लाह 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कंडीशनल यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास जो है जांच पड़ताल करती है हमारे उन शराइत की, उन कंडीशंस की जो हमने प्रोग्राम में लिखी होती है। बाज़ औक़ात जो हमारा प्रोग्राम होता है वो टोटली डिपेंड करता है हमारे डिसीजन पे या हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन पे कि जी आगे हमने क्या फ़ैसला करना है, हम और हमारे प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा जो है तो चलना है। सी प्रोग्राम जो है तो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है तो इम्प्लीमेंट करने की जो है तो मतलब चॉइस देता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में। उनमें से आते हैं हमारे पास एक है इफ़ स्टेटमेंट, एक हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फिर हमारे पास है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और फिर हमारे पास आती है स्विच स्टेटमेंट।
तो पहले हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास एक चॉइस गिवन होती है। इफ़ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन है हमारे पास। ये एग्जीक्यूट होती है और क्या होता है कि अगर आपके पास मतलब एक ही स्टेटमेंट को स्किप करनी होती है इफ़ दिस कंडीशन, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है तो रन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जो है दिस इज समटाइम्स रेफर्ड एज अ बाइनरी सिलेक्शन सिंस देयर आर टू पॉसिबल पाथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही हमारे पास कंडीशंस होते हैं। या तो ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस तरह होगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट फॉल्स वाला होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने देखा था ऑड और इवन में, हमारे पास इवन का एक क्वेश्चन था कि इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और उसका जो है रिमाइंडर है यानी कि मॉडुलस 2 हम लिख लेते हैं और रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास इवन नंबर है। एल्स अगर ऐसी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो और वहाँ पे प्रिंट होके आ जाए कि ये नंबर हमारे पास जो है ऑड है। ठीक है। आप सिंटैक्स को देखें यानी इसके लिखने के तरीकों को आप गौर से देखें, तो हम पहले लिख लेते हैं इफ़ और आगे कोई कंडीशन लिख लेते हैं जिस तरह आपने एल्गोरिथम्स में पढ़ा था, और फिर स्टेटमेंट लिख लेते हैं यानी इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 लेट्स सपोज, तो आप नीचे स्टेटमेंट में ये एग्जीक्यूट करके प्रिंट करके लिख ले कि द नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, या आप लिख ले कि उसको जो है तो आप कह दे कि उसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर ली है। कोई भी स्टेटमेंट आप उसमें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है। द अबव सिंटैक्स इज यूज इन अ सिंगल स्टेटमेंट, कहते हैं कि ये हम अगर सिंगल स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं तो हम इस तरह इफ कंडीशन और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल, हम इसमें बहुत से स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट भी आ जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो साथ में सेकंड वाली स्टेटमेंट भी आ जाए, थर्ड भी आ जाए, और अप टू सो ऑन एंड स्टेटमेंट्स, यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं। आगे आप इस ब्लॉक डायग्राम को देख ले, डायमंड शेप में जो है तो कंडीशन लिखी हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास प्रोसेस होगा, ब्लू डायग्राम में आपको नजर आएगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो आपको पता है कि फॉल्स वाली कंडीशन जो है फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका कोड एंड हो जाएगा। नीचे फिर आप प्रोग्राम देख ले, प्रोग्राम 4.1 में सिंपली अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द इंटर्ड नंबर्स व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है। उसने क्या करना है कि अगर आपको यूज़र कोई प्रोग्राम दे, नंबर दे, आप यूज़र से नंबर लेंगे और अगर वो नंबर आपके पास 50 से ग्रेटर हो तो वो उसको प्रिंट करेगा, ग्रेटर ना हो तो प्रिंट नहीं करेगा। सिंपली हैश इंक्लूड studio.h वॉइड मैन, और मैन में उन्होंने इंट x एक वेरिएबल लिया हुआ है। प्रिंट f के कमांड में उन्होंने इंटर एनी इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर इंटर करना है। स्कैन f में हमारे पास जो है तो आइडेंटिफायर लगाकर और %x लगा के वैल्यू ले ली है, फिर कंडीशन लगाई है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 50। अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर हो 50 से तो क्या करें, आप उस वैल्यू को प्रिंट कर ले, और अगर वो वैल्यू ग्रेटर ना हुई तो सिंपली आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देख ले 4.2 में लिखा है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स अ सिंगल स्टेटमेंट इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। कहते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो और आपका प्रोग्राम जो है तो एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने उसी तरह studio.h और वॉइड मैन ले लेना है। इंट में आप मतलब आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं a एंड b, और उसको आपने इनिशियलाइजेशन के बाद डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन भी कर लेनी है। a को आपने 1000 की वैल्यू देनी है और b को आपने 500 की वैल्यू देनी है। कंडीशन में हमने लिखना है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, जो कि हमें पता है कि a की वैल्यू ऑलरेडी b से ग्रेटर है। अगर ये ट्रू हुई तो आपने दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है। प्रिंट f में आपने लिखना है वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने लिखना है कि थैंक यू। तो ये प्रोग्राम इसलिए है कि अगर आप दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप इजीली दो स्टेटमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है 4.3 प्रोग्राम, उसमें है कि अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड प्रिंट्स अ मैसेज इफ बोथ आर इक्वल। ठीक है। उसी तरह आपने हैश इंक्लूड studio.h करके वॉइड मैन में अपना मैन कोड ऑफ लिखना है। आपने दो वैल्यूज़ लेनी है, इंट a और इंट b, और आपने यूज़र से ये दोनों वैल्यू लेनी है। ठीक है। वो फर्स्ट नंबर भी इंटर करेगा और फिर वो उसी तरह स्कैन f करके आपने उसका इनपुट ले लेना है। फिर प्रिंट f करके आपने जो है दूसरी वैल्यू ले लेनी है b की। उसी तरह स्कैन f करके आपने आइडेंटिफायर लगा लिया और फिर आपने दूसरी
भी वैल्यू ले ली। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अगर यूज़र इंटर करता है दोनों नंबर इक्वल हो, इफ़ ए इज़ डबल इक्वल, ये हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट आता है, ये हमारे पास जो है एक तो हमारे पास सिंपल इक्वल आता था। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने पीछे पढ़ा था कि हम सिर्फ एक इक्वल लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं, और जब हम डबल इक्वल लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा, उसको हम इक्वल कहते हैं और दूसरे को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब आपने ये इक्वल का डबल इक्वल निशान लिख लिया है। अगर दोनों नंबर्स ने लेट सपोज 50-50 किए हैं या 10-10 किए हैं तो आगे आ जाएगा कि इन फर्स्ट नंबर उसने 45 प्रिंट किया था। लेट सपोज आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर इंटर कर ले। सेकेंड नंबर आपने भी 45 किया था तो नीचे मैसेज आ जाएगा कि the numbers are equal। तो ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास एक कंडीशन होती है और हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करना चाहते हो। तो जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के नाम से जाहिर होता है कि इफ़ ये कंडीशन हुई तो ये काम होगा, ये स्टेटमेंट होगी। एल्स अगर ये स्टेटमेंट नहीं, मतलब ये कंडीशन नहीं हुई, ये वाली कंडीशन हुई तो हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इफ़ एल्स हमारे पास डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स है जो कि इट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करती है व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, मतलब कि इसके पास चॉइस होती है। पिछले इफ़ में हमारे पास चॉइस नहीं थी, बस प्रोग्राम बंद हो जाता था। इसमें हमारे पास चॉइस होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो है तो प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिंटैक्स इसका क्या है कि इफ़ लिखना है, अपने उस पर कंडीशन लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, जिस तरह हमने पीछे स्टेटमेंट्स लिखी थी। स्टेटमेंट मीन्स कोई भी जुमला आप लिख ले, कोई भी आप काम कर ले। एल्स और उसके बाद कोई और स्टेटमेंट लिख ले। ठीक है, टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द ब्रेसेस। द सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट इफ एल्स इज एज फॉलो। अगर आपने बहुत सी स्टेटमेंट्स लिखनी हो, इफ कंडीशन, फिर आपने करली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिख लेना है। ठीक है, जितनी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, और उसके बाद एल्स में भी आप जो है तो करली ब्रैकेट ओपन करके काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो चलिए जी इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ अब हम आते हैं, सॉरी डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इसकी डायग्राम इस तरह है कि आप इसमें डायमंड शेप में देख लो, इसमें इफ कंडीशन लिखी हुई है। अगर ये ट्रू है, पिछले में क्या था कि ये फॉल्स वाली साइड की जो डायग्राम ब्लू ब्लॉक था ये नहीं था उसमें। ठीक है, बस फॉल्स के बाद डायरेक्ट हमारा कोड ख़त्म हो जाता था। इसमें स्टेटमेंट है फॉल्स के, मतलब फॉल्स के साथ भी। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट जो है तो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स वाली साइड पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो वाली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब आ जाइए आप 4.4 वाले एग्जाम्पल को आप गौर से देखें। उसमें हमारे पास है अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये पिछले फर्स्ट चैप्टर में हम एल्गोरिथम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मैन। ठीक है, ये तो हर प्रोग्राम में वही होता है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फिर है, अब क्या है कि हमने इसमें एक वेरिएबल इंट n ले लिया है। ठीक है, अब आपने प्रिंट एफ में लिख लेना है कि कोई भी नंबर आप इंटर कर ले। स्कैन एफ में आपने आइडेंटिफायर लगा के उसका जो है तो m% n के साथ लिख लेना है। अब क्या है कि इफ़ n% 2 इज, ये परसेंट नहीं है, सॉरी मॉड्यूलस है हमारे पास। अगर वो नंबर हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट मीन्स कि वो हम प्रिंट कर लेंगे स्टेटमेंट कि ये हमारे पास जो है इवन नंबर है। एल्स इसके अलावा अगर वो ऑड नंबर हुआ और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 0 नहीं हुआ तो प्रिंट हो जाएगा कि जी ये हमारे पास ये नंबर जो है ये हमारे पास जो है ऑड है। आप गौर से देख ले, प्रिंट एफ के बाद लिखा हुआ है %d। यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम n को प्रिंट कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्कैन एफ में अगर कोई नंबर जो है तो डिक्लेयर करते हैं या हम प्रिंट एफ में नंबर जो है तो नंबर नहीं डिक्लेयर करते, उसका नाम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसके साथ फिर आइडेंटिफायर ज़रूर लगाते हैं।
सैंपल आउटपुट में आप देख ले, एक जगह पे जो है तो नंबर इवन है तो वो भी आया हुआ है, और अगर नंबर ऑड है 17 है तो वो भी आया हुआ है। फिर आप 4.5 प्रोग्राम में देख ले, इसमें हमारे पास है कि आपको दो नंबर्स गिवन होंगे और दोनों नंबर्स में क्या करना होगा, लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए आपको दो वेरिएबल एक्स एंड वाई लेने होंगे। आपने यूज़र से कहना है कि जी दो नंबर एंटर कर ले। जब वो दो नंबर एंटर करेंगे तो स्केल एफ में आपने आइडेंटिफायर लगाकर एम% के साथ एक्स भी ले लेना है और वाई भी ले लेना है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम आइडेंटिफायर क्यों लगाते हैं। तो आइडेंटिफायर हम इसलिए लगाते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो हमारा वेरिएबल होता है उसके नाम को, और M% हम इसलिए लगाते हैं, इसके साथ ये जो एंड का निशान बना हुआ है ये उसकी एलोकेशन बताता है कि हमारे पास ये वेरिएबल कहाँ पे पड़ा हुआ है और वो उसके लिए मेमोरी मुख्तस कर लेता है। ठीक है, अब नीचे आ जाए, आपके पास जो स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की वो ग्रेटर हुई y से, तो आप क्या कमांड प्रिंट कर ले, प्रिंट f, और ये एस्केप सीक्वेंस n लिखा हुआ है ताकि नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाए %d आइडेंटिफायर लगाया हुआ है, इज लार्जर नंबर देन %d। यानी कि ये %d दो दफ़ा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि x भी एक नंबर है जिसका हमने वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखा है और नंबर जो भी यूज़र प्रिंट करेगा खुद ब खुद आ जाएगा, और y भी, तो इसलिए दो दफ़ा हमने इसमें आइडेंटिफायर यूज़ किया हुआ है। तो x और y आ जाएगा, यूज़र ने जो भी नंबर प्रिंट कर लिया, सेमीकोलन लिख लिया, एल्स या इसके अलावा वही स्टेटमेंट लिख ली है और उसमें हमने अपोजिट कर लिया है। अगर x जो है तो y से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट कर ले, अगर x y से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है y x से बड़ा है, तो आप लिख ले कि y इज़ ग्रेटर देन x, और फिर आप सैंपल आउटपुट में चेक कर सकते हैं जो भी आपका आउटपुट आया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम आता है 4.6 के अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, ये भी आप ऑलरेडी एल्गोरिदम में पढ़ चुके हो, आपको इसके कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी पता है। हैश इंक्लूड cjo.h में वॉइड मेन में आपने इसमें से कितने वेरिएबल्स ले लिए, 4 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, प्रिंट एफ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों लिया, एक्स्ट्रा वेरिएबल एस जो है इसलिए लिया है क्योंकि हमने ये लिखना है कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना वो हम एस के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, आगे आप प्रोग्राम को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। हमने यूज़र से सारी वैल्यूज़ ले लेनी है, एक्स भी ले लेनी है, वाई भी ले लेनी है, जेड भी ले ली है। हमने उसी तरह %d आइडेंटिफायर लगा लिया है और M% के साथ उसकी जो हमने मेमोरी लोकेशन है वो भी लगा ली है। अच्छा जी, अब हमने लिखनी है स्टेटमेंट कि इफ़ x इज़ लेस देन y। ठीक है, तो आप क्या कर ले कि आप स्मॉलेस्ट नंबर डिक्लेयर कर ले कि वो x है। ठीक है, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, x की वैल्यू यूज़र ने बड़ी दी है और y की वैल्यू छोटी है, तो आप क्या कर ले, आप स्मॉलेस्ट नंबर को डिक्लेयर कर ले कि वो y है। ठीक है, अब हमारे पास इस कंडीशन में y जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने z को y के साथ कंपेयर नहीं करना, हमने s को इक्वल कर दिया है y के। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास s जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू y की थी या हमने z की x की थी कही, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे। अगर s की वैल्यू जो है वो हमारे पास z से बड़ी आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम कह देंगे कि हमारे पास ये छोटी आ रही है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू s ही है। उस वक्त s x भी हो सकता है, उस वक्त s y भी हो सकता है, और अगर x और y नहीं है तो एल्स में आप प्रिंट कर ले कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो z है। ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ, इसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने डिक्लेयर कर लेना है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू छोटी है y से, तो हमने डिक्लेयर कर लिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू x। इन केस हमारे पास y की वैल्यू छोटी आ रही थी, x की नहीं आ रही थी, तो हम क्या कर लेंगे, हम y की वैल्यू को डिक्लेयर कर लेंगे कि वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को हम नीचे देखेंगे, एक कंडीशन लगा लेंगे कि अगर हमारे पास जो है y की वैल्यू या x की वैल्यू स्मॉलेस्ट आ रही है और वो z से भी स्मॉलेस्ट आ रही है, तो हम इस स्टेटमेंट में कह देंगे कि हमारे पास चाहे x की वैल्यू स्मॉलेस्ट थी या y की थी, स्टेटमेंट में डायरेक्ट हम प्रिंट कर लेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू s आ रही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं, वी मीन कि x की वैल्यू भी बड़ी थी, y की वैल्यू भी बड़ी थी, तो इसका मतलब है कि z ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है। जब आप इसको कोड करके लिखेंगे तो आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी।